वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हमारे साथ सेशन में मौजूद हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के डायरेक्टर रिसर्च जी हाँ सनी कुमार साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे और जो है मार्केट के हवाले से जो इस वक्त करंट सिनेरियो चल रहा है थोड़ी सी उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक। सर, सबसे पहले तो शुक्रिया आप ने अपने इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला हमारे चैनल के लिए। और सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो है मैं मार्केट के हवाले से आपसे पूछना चाहूंगी कि इस वक्त जब हमने बजट में देखा, बजट से पहले मार्केट एक जो है थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन जो है उसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने काफी अच्छा एक बूम लिया। अभी जो करंट सिनेरियो हम मार्केट में देख रहे हैं तो उसमें एक सेलिंग का सिनेरियो देख रहे हैं कि मार्केट में सिर्फ सेलिंग आ रही है। तो मुझे ये बताएं कि क्या वजह है, थोड़ा सा इसके ऊपर आप हमें बताएं। अच्छा, रिसेंटली हमने देखा है कुछ दिनों में सेलिंग आई है। उसका रीजन ये है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी काफी बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोग सेलिंग की तरफ आ रहे हैं। तो ये लगता है कि ये टेम्पररी है। जब तक चीजें जैसे सुप्रीम कोर्ट का रिजर्व सीट्स का डिसीजन आया था, हम्म। उस पर कोई प्रोग्रेस होगी तो ये जिन्होंने सेलिंग की है वापसी खरीदार इसमें आएंगे। और अभी हम देखेंगे कि जो अभी फॉरेनर्स है उनकी तो बाइंग कंटिन्यू है। तो अब जब पॉलिटिकल ये डेवलपमेंट हो जाएंगी, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो हम वापसी से हम तेजी इसकी देख सकते हैं। और हमें लगता है कि ये जो सेलिंग है ये टेम्पररी है, और मार्केट जो है यहाँ से अभी भी पोटेंशियल है, क्योंकि अब हमारा जो पी मल्टीपल है वो हम 4 के पी मल्टीपल पे हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो हम 7 के मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहे होते हैं। अब हमें लगता है कि क्योंकि आईएमएफ प्रोग्राम हो गया है, अगर ये 3 साल का प्रोग्राम कंटिन्यू रहता है और हम सारे जो है रिव्यूज टाइमली कंप्लीट कर देते हैं, तो हमारा जो पी मल्टीपल है वो भी रीरेट होगा, वो भी 7 पे जाएगा। तो इसी को मद्दे रखते हुए हमें लगता है कि जो मार्केट अगले साल यानी कि जून 25 में जो है मार्केट 1 लाख से क्रॉस कर जाएगी। सही। अच्छा सर, यहाँ पर जरा मुझे ये बताएं कि मार्केट अभी इतनी नीचे है, लेकिन बाजार के जो मल्टीपल्स हैं, जो अभी आपने बात की कि वो जो है वो नहीं बढ़ रहे हैं। और जो है बहुत सारे स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यू जो है, जैसे कि अगर मैं नेशनल बैंक की बात करूं तो नेशनल बैंक के जो मल्टीपल्स हैं उस हिसाब से नेशनल बैंक के जो रेट है वो 70 रुपए में जो है वो दिए जा रहे हैं, लेकिन ये 48 रुपए में मिल रहे थे। तो ये क्या वजह है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। अच्छा, ये स्पेसिफिक स्टॉक्स की अपनी स्टोरी है। अब जैसे नेशनल बैंक का एक डिसीजन पेंडिंग था कि इसका पेंशन केस की 100 बिलियन की एक लायबिलिटी ड्यू है, जो कि बैंक इस क्वार्टर में शायद पे कर दे। तो हम्म। उसकी वजह से इस साल उसकी अर्निंग अच्छी नहीं आएंगी, तो उसको इन्वेस्टर नेगेटिव ले रहे हैं, जिसकी वजह से हम उसकी मल्टीपल एज कम्पेयर टू पीयर बैंक्स जो उसके हैं उसमें हम कमी देख रहे हैं। वंस ये अगर पेंशन लाइबिलिटी हट जाती है और फिर ये डिविडेंड की तरफ जाते हैं, तो इसका मल्टीपल भी इसके कंपेरेबल जो बैंक है एचपीएल एमसीबी उसकी तरफ ये इंप्रूव हो जाएगा। सही। अच्छा सर, प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो मार्केट में क्यों नहीं आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? क्योंकि अभी भी हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑन हायर साइड है 20.5%। सो स्टिल अगर यहाँ से स्टेट बैंक की कुछ तवक्कात है हमारी कि जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी होगी तो उसमें अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं तो जो फिक्स इनकम में रिटर्न कम हो जाएगा, तो वही इन्वेस्टर इक्विटी मार्केट की तरफ मूव करेंगे। तो फिर हम उसके बाद हम देखेंगे कि फिक्स इनकम से पैसे आहिस्ता आहिस्ता इक्विटी मार्केट में डाइवर्ट हो जाएंगे। सही। अच्छा सर, ये आने वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी है कमिंग वीक में एक्सपेक्टेड है, तो उसमें जो है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो जो है कुछ पॉइंट्स कम होंगी। और कहाँ तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद 19 तक जो है उसके रेट हो। तो थोड़ा सा इस हवाले से बताएं। और अगर जो है ये अगर ये पॉलिसी अगर जो है नहीं होती है चेंज या अनचेंज आती है, तो स्टील सेक्टर जो है जैसे हमने देखा कि यहाँ पर रुक गया है। तो आपको क्या लगता है कि इस पे इन सेक्टर्स पे जैसे स्टील सेक्टर हो गया और जो है सीमेंट सेक्टर हो गया, इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? थोड़ा सा ये बताएं कि इस पॉलिसी के हवाले से कुछ इन सेक्टर्स पे इफेक्ट पड़ सकता है? स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी 29 जुलाई को ड्यू है।
हम्म। जिसमें स्टेट बैंक की कमिटी बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन टारगेट्स अगले नेक्स्ट 12 मंथ्स को देखते हुए अपने इंटरेस्ट रेट का ताउन करती है। तो हमें लगता है कि इन्फ्लेशन इस मंथ की तकरीबन 11% तक है, और अभी हमारा जो पॉलिसी रेट है वो 20.5% है। तो 10% का डेल्टा है, जो कि अमूमन 3-4% होता है। तो हम्म। यहाँ से मेजर अपसाइड बनती है कि वो यहाँ से रेट कट करे। हमारी भी तवक्कात ये है कि यहाँ से स्टेट बैंक शायद मजीद रेट कट करेगा। अब उन सेक्टर्स को फायदा होगा जो हाईली लिवरेज सेक्टर है, जिसमें आपने नाम लिया सीमेंट है, स्टील है। हम्म। अब एक तो उनके एक दो चीजों से फायदा होगा। एक तो कंपनी ने जो डेट लिया हुआ है उसकी फाइनेंसिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, तो उनकी अर्निंग्स इंप्रूव हो जाएंगी। और हम्म। दूसरा होता है कि डिमांड साइड भी इम्पेक्ट पड़ा होता है। जो लोग घर नहीं बना रहे थे, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन रोकी हुई है, अगर कम इंटरेस्ट रेट होता है तो वो वहां से बैंक से फाइनेंसिंग करके वो अपने घर बना रहे होते हैं। तो एक डिमांड साइड भी पिकअप आता है, और दूसरा उसका बैंक की फाइनेंसिंग कॉस्ट कंपनीज के लिए कम होती है। तो उसमें जो सिक्लिकल स्टॉक्स हैं, जो हम जिसको हम कहते हैं सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, ऑटोमोबाइल हो गए, इनकी डिमांड बढ़ती है, तो फिर इनको ही ज्यादा फायदा होता है इंटरेस्ट रेट कम होने से। बैंक्स को अमूमन नुकसान होता है, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा होता है तो बैंक्स उससे बेनिफिट कर रही होती है, जिससे हमने रिसेंटली 2-3 सालों में देखा कि रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी बैंक्स की आई थी, क्योंकि हायर इंटरेस्ट था। अब आगे चल के बैंक्स की अर्निंग्स कम होगी, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट उन पे आएगा, और ये जो सिक्लिकल स्टॉक्स हैं इनकी अर्निंग्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। सही। तो सर यहाँ से इन सेक्टर्स में क्या रहेगा, क्या रेंज बाउंड रहेगा, क्या देख रहे हैं, या फिर एक नई हाई बन सकती है, क्या आपको लग रहा है? सीमेंट सेक्टर क्योंकि अभी तक चला नहीं है, तो हम देखते हैं कि उसमें न्यू रिकॉर्ड हाई बनेंगे। हम्म। और बाकी जैसे स्टील भी नहीं चला तो उसमें भी काफी मोमेंटम आ सकता है। ऑटोज चल चुके हैं, और अब तवक्कात ये है कि कुछ न्यू प्लेयर्स मार्केट में एंटर हो रहे हैं। तो हो सकता है कि उनके जो मल्टीपल्स हैं वो री रेट हो। जैसे हमने देखा साजगार, उसमें काफी रिटर्न देखा गया है। तो उसकी बाकी जैसे इंडू है, पीएसएमसी है, तो उसमें भी हम जो है मोमेंटम देख सकते हैं। सही। सर जैसे आपने साजगार की बात की, तो ये आपने सही कहा। जितने भी मुख्तलिफ एनालिस्ट से डिस्कशन होती है, तो वो भी साजगार के हवाले से यही कह रहे हैं। आप क्या अपना ओपिनियन क्या है, आपको आगे क्या लगता है कि ये वाकई वर्थफुल रहेगा? जी, अब देखें, साजगार एक थ्री व्हीलर था जो रिक्शा बनाता था। अब उन्हें अपनी जो कंपनी को टर्न अराउंड किया है, फोर व्हीलर्स लाके किया है। पहले महीने के वो तकरीबन 400, 300, 400 गाड़ियां बनाते थे। अब वो डबल से ऊपर हो गया, तकरीबन 800 अब वो गाड़ियां वो मंथ की बना रहे हैं। उस हिसाब से जो रैली मार्केट में आई है वो जस्टिफाइबल है। और हमें लगता है कि अभी भी उसका मल्टीपल जो है एज कम्पेयर टू पीयर, जहाँ पे इंडू ट्रेड कर रहा है, वो वहां तक नहीं आया। तो वो तकरीबन उसमें भी अभी तक अपसाइड है, डेस्पाइट बीइंग इतनी रैली आ चुकी है। सही। अच्छा सर, थोड़ा सा ऑटो सेक्टर के हवाले से ये मुझे बताएं कि हम देख रहे हैं मार्केट में ऑटो सेक्टर जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अभी जो है मेरी बात हुई थी, जो है एक ऑटो सेक्टर के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जो कि उनसे हमने ग्राउंड रियलिटीज के हवाले से बात की थी कि ऑटो सेक्टर में इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं। तो उन्होंने जो एक पिक्चर पोर्ट्रे की, वो काफी डिस्टर्बिंग पिक्चर थी कि इस वक्त गाड़ियों की जैसे कीमतें बढ़ रही हैं, मामला बहुत, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो बहुत ही ज्यादा जो है टफ है, जो है इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर हम मार्केट में देखते हैं तो मार्केट में बहुत अच्छी जो है परफॉर्मेंस चल रही है। तो ये क्या है, थोड़ा सा इसके ऊपर बताएं कि ग्राउंड रियलिटीज इतनी ज्यादा अपसेट हैं और मार्केट में बहुत अच्छी चल रही है, तो ये क्या मामला है? आगे क्या लगता है ऑटो सेक्टर में जो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या कर चुके हैं, तो उनके लिए कितना सेफ है? अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। एक तो आपने जिनसे बात की है वो सही आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ऑन ग्राउंड रियलिटीज, अगर पीक सेल जो एक हमने देखी थी वो थी 3.5 लाख यूनिट्स की सेल। अब वो कम होके आधी हो गई है, 150,000 यूनिट्स साल के बिक रहे हैं। तो अगर आप ग्राउंड रियलिटीज की बात करेंगे तो आप वो 50% वॉल्यूम कम मिलेंगे।
अब आप स्टॉक मार्केट को देखेंगे कि उनकी शेयर प्राइस क्यों बढ़ रही है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि उनके जो वैल्यूएशन मल्टीपल्स हैं वो री रेट हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अर्निंग ग्रोथ कम होगी, लेकिन उनके जो उस अर्निंग्स पे भी जो उनको मल्टीपल होना चाहिए वो उससे भी कम था। तो वो मल्टीपल में अपसाइड आ रही है, जिसकी वजह से वो शेयर प्राइसेस बढ़ रही हैं। बाकी वॉल्यूम्स स्टिल 50% डाउन है, इस साल रहे थे। और हमें लगता है कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आगे जाके तकरीबन 20% की ऑटो ग्रोथ आएगी, जिसकी वजह से क्योंकि पीएसएक्स में जो इन्वेस्टर होते हैं वो आगे के 12 महीने देख रहे होते हैं। ग्राउंड रियलिटीज वो हम आज देख रहे हैं। तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि आगे जाके इसकी ग्रोथ होगी, तो उसकी अपसाइड हम शुरू में ही स्टॉक मार्केट में देख रहे होते हैं। सही। अच्छा सर, ये मुझे बताएं, इंश्योरेंस कंपनी ने जो सेलिंग की है फ्राइडे को तो इसकी क्या वजह थी? वो हो सकता है कि एक दो दिन की वो लिक्विडिटी की वजह से, या शायद वो प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जा रहे हो। लेकिन ऐसा मैंने कहा कि ये टेम्पररी है, ये वापसी बाइंग मोमेंटम स्टार्ट होगा। ओके, सही। अच्छा सर, एसएनजीपी और ओजीडीसी की जो अभी पेमेंट्स वगैरह हुई हैं, तो स्पेशली ओजीडीसी की, तो इसमें क्या डिविडेंड एक्सपेक्टेड है? क्या लगता है कि लोगों को बढ़ के जो है डिविडेंड मिलेगा? और एसएनजीपी के भी क्या डिविडेंड के मामलात हैं? थोड़ा सा इसके हवाले से बनाएं। अच्छा, जो सर्कुलर डेट कंपनीज हैं उसमें हमने देखा है कि जब से गैस प्राइसेस बढ़ी हैं तो उनकी रिकवरी में इंप्रूवमेंट आई है। फॉर एग्जांपल, एक ओजीडीसी अगर 100 रुपए की सेल्स करता था तो पहले उनको 70% मिलते थे, 30% जो है तकरीबन उनके गवर्नमेंट नहीं पे कर पाती थी। अब वो 30% की जगह 15% हो गया। तो एटलीस्ट मार्च क्वार्टर तक के जो अकाउंट्स हैं उसमें से सिर्फ 15% रिकवरी जो है वो पेंडिंग है। वो आगे चल के हमें लग रहा है कि वो भी 100% पेमेंट में चले जाएंगे। तो उससे जो ईएनटीज कंपनीज के प्राइमरीली ओजीडीसी एंड पीपीएल, इनकी कैश फ्लो इंप्रूव होंगे और अच्छा वो डिविडेंड पे आउट करेंगे। अगर हिस्ट्री में देखा जाए कि वो जब सर्कुलर डेट नहीं होता था तो ओजीडीसी 35% पे आउट करता था और पीपीएल अराउंड 50% ऑफ इट्स अर्निंग वो पे आउट करता था, जो कि कम होके अब 15% पे आ गई थी। तो हमें लगता है कि वो जैसे उनके कैश फ्लो इंप्रूव होंगे तो वापसी वो अपने जो पुराने पे आउट्स पे वापस आ जाएंगे। सही। अच्छा सर, थोड़ा सा आईटी सेक्टर के हवाले से मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे नेटसोल का जो है अभी नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो थोड़ा सा उसके क्या ब्लैक एंड व्हाइट जो है सिनेरियो है, थोड़ा सा उसके हवाले से थोड़ा सा आप बताएं हमें। अच्छा, आईटी सेक्टर इस पीरियड में नहीं चला। उसका रीजन ये है कि अब लोग ये चला था कोविड में, क्योंकि लोग आईटी की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। अब लोग फिजिकली प्लेटफॉर्म से शिफ्ट हो रहे हैं, तो उनको जो मल्टीपल मिला था वो वापस से रिवर्ट हो रहा है। तो उसकी वजह से आईटी कंपनीज ने परफॉर्म नहीं किया। और दूसरा रीजन ये है कि क्योंकि आईटी कंपनीज का रेवेन्यू डॉलर लिंक्ड होता है, तो पिछले साल से डॉलर जो है वो एक फिक्स जगह पे ट्रेड कर रहा है 280s की रेंज में। तो उससे उनके रेवेन्यूज बढ़ नहीं रहे, बाकी उनकी कॉस्ट जो है इन्फ्लेशनरी होती है वो उनकी बढ़ रही। तो उनकी अर्निंग्स पे काफी प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि आईटी सेक्टर नहीं परफॉर्म किया। बाकी आपने ऑक्टोपस की बात की, और जो सिस्टम है और कुछ और कंपनी है जिनको अभी रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, तो वो एक अपसाइड है। वो आगे चल के क्योंकि ये टाइम पीरियड अकाउंट और कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि क्वार्टरली बेसिस होते हैं, कुछ हाफ ईयरली बेसिस पे होते हैं। जैसे ही वो अपना माइलस्टोन अचीव करेंगे तो वो उनके रेवेन्यूज में हिट होगा जाके, एंड देन फिर उनका इम्पेक्ट उनकी अर्निंग्स पे भी आएगा। सही। अच्छा सर, रिफाइनरी सेक्टर की बात करूं तो रिफाइनरी की जो अर्निंग्स है वो काफी कम आई है, तो डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप इसको कैसे देख रहे हैं? अब रिफाइनरी सेक्टर की अर्निंग अगर कम आ रही तो ऑब्वियसली फिर उनके डिविडेंड पे आउट्स में भी हम उसका डिक्लाइन देख। सही। अच्छा सर, अब ये मुझे बताएं कि अभी रोल ओवर वीक है, कैसा देख रहे हैं अभी इस मंथ में? और जो है जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेक्टेड है कि कम होगी, तो अभी जुलाई में किस तरह से आप मार्केट को देख रहे हैं?
जुलाई में मॉनेटरी पॉलिसी का अगर स्टेट बैंक, क्योंकि एंड में 29 जुलाई को ही है, तो जुलाई का ऑलमोस्ट मंथ एंड हो गया, तो अगस्त में हम देख रहे हैं कि कोई मोमेंटम आ जाएगा, और होपफुली के ऑन पॉलिटिकल फ्रंट पे कुछ क्लैरिटी आ जाए कि रिजर्व सीट्स, क्योंकि 15 डेज का सुप्रीम कोर्ट ने टाइम पीरियड दिया है जिसमें रिजर्व थी, अगर उस पर भी कोई क्लैरिटी आ जाती है तो मार्केट मजीद यहाँ से बेहतरी की तरफ जाएगी। सही। बहुत शुक्रिया सनी साहब आपका, और जो है बड़ी इंफॉर्मेशन बातें आपने हमसे शेयर की। और नाजरीन, यहाँ पर मैं आप लोगों से इजाजत लूंगी सेशन से, और जो है इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह।